क्या आप अपने लिए एक गेमिंग पीसी लेने का सोच रहे हैं? फिर चाहे वो एक गेमिंग डेस्कटॉप हो या एक गेमिंग लैपटॉप हो, तो आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि एक गेमिंग पीसी का बजट कितना होता है या उसका एक मिनिमम बजट कितना होना चाहिए। और जैसे कि 2024 अब कुछ ही महीने में ख़त्म होगा और 2025 में गेमिंग का नया स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, तो 2025 के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम का स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए या यूँ कहें कि मिनिमम स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो सबसे पहला है कि इस वीडियो में आपको कोई भी फिजिकल कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेंगे, बट उनसे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे सही है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर में लॉन्च होने वाले जितने भी गेम हैं उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर सके और साथ ही साथ 1080p लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग में एटलीस्ट प्लेवेबल FPS निकाल सके। एंड लास्टली, मैं जो भी कंपोनेंट आपको बताने वाला हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप उसी कंपोनेंट के साथ जाएँ। अगर आप एक गेमिंग डेस्कटॉप के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कस्टम बिल्ड, प्री बिल्ड। कस्टम बिल्ड में आप सारे कंपोनेंट खुद से सेलेक्ट करते हैं और प्री बिल्ड में सारे कंपोनेंट कंपनी के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इन दोनों ही केस में फिर चाहे आप एक गेमिंग लैपटॉप के साथ जा रहे हो या एक गेमिंग डेस्कटॉप के साथ जा रहे हो, आपका सिस्टम का जो भी स्पेसिफिकेशन है या जो भी उसका परफॉर्मेंस है, मेरे बताए गए जितने भी कंपोनेंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका सिस्टम में जो भी ग्राफिक्स कार्ड लगने वाले हैं या जो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड ऑलरेडी आपके लैपटॉप में लगे हुए हैं, क्या उसका परफॉर्मेंस जो ग्राफिक्स कार्ड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या उससे ज़्यादा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आप ईजिली इंटरनेट में जान सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका जानना ज़रूरी था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अभी आपको अपने स्क्रीन पे टोटल 3 टाइमलाइन देखने को मिल रही है। जो सबसे पहला टाइमलाइन है जिसमें मैं आपको पीसी कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, और सेकंड उसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप दो CPU दो GPU को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख के अंडर में अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप देख रहे हैं तो उसमें जो CPU और GPU लगे हुए हैं उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे, जो CPU और GPU मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो लास्ट है उसमें मैं प्राइसिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। मैंने जितने भी कंपोनेंट सेलेक्ट किए अभी मैं आपको सिर्फ उनका नाम और कुछ डिटेल्स बताऊंगा, और इसके पीछे का रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों मैंने इन प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट किया है। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया इंटेल के तरफ से आने वाला i5-12400F। ये 4.4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी है और ये LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करती है। इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको इसका स्टॉक कूलर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि इसके बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का देखने में है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको 10,000 में देखने को मिल रही है, बट अगर आप इसका प्राइस ग्राफ देखते हैं, इसका जो लोएस्ट प्राइस है वो 7,500 से लेकर 9,000 समथिंग तक में ये वैरी करते रहता है। तो ये प्रोसेसर आपको आराम से 9,000 में नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अभी कुछ समय पहले दिवाली में जब सेल चल रहा था तो उस समय इस प्रोसेसर की प्राइस मुझे 8,500 अमेजोन में देखने को मिली थी। अभी अमेजोन में इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने अभी आपको फ्लिपकार्ट में दिखाया है। अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूँ कि कौन सा मैं मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, MSI की तरफ से आने वाला उनका MSI Pro V760ME, जो कि DDR4 सपोर्टेड मदरबोर्ड है। ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है और ये इंटेल के 14 जनरेशन, 13 जनरेशन एंड 12 जनरेशन को सपोर्ट करता है, और इसमें आपको LGA 1700 सॉकेट भी देखने को मिलते हैं। इस मदरबोर्ड में आप अप टू 4800 मेगाहर्ट्ज तक की आप रैम लगा सकते हैं, बट वहाँ पे आपको रैम को ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। इसमें आपको PCI 4 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसमें आपको एक M.2 Gen 4 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी कुछ डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक M.2 NVMe Gen 4 का स्लॉट देखने को मिलता है, और इसमें जो हम लोग ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं वो PCI Gen 4 सपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे RTX 4060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड। अगर मैं इसकी कुछ पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक HDMI का पोर्ट देखने को मिलेगा, एक VGA का पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि ओल्ड मॉडल में यूज़ किया जाता था। उसके साथ सिमिलर आपको एक ओल्ड मॉडल का कीबोर्ड और माउस का भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 USB 2.0 और उसी के नीचे आपको 2 ब्लू कलर में देखने को मिल रहे होंगे जो कि ये USB 3.2 Gen 1, जो कि आपको 5 Gbps की स्पीड देखने को मिलेगी उसमें। उसी के नीचे आपको और 2 USB 2.0 और उसके बाद एक लैन पोर्ट जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं अपने इस मदरबोर्ड में। इसमें आपको कोई भी वाईफाई का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें और भी वेरिएंट है जिसमें आपको DDR5 का सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, और उसमें आपको
4 रैम का स्लॉट भी सपोर्ट मिलेगा, बट उसका प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे अमेजोन में 8844 यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है। अगर हम प्राइस ग्राफ में जाके देखें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोएस्ट प्राइस 7750 से लेकर और जो एवरेज प्राइस है 9000 तक में ये आपको देखने को मिलती है। बट वहीं पे अगर हम लोग कोई दूसरे जगह से देखते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एमडी कंप्यूटर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम है, 8250 तक में आ रही है। यहाँ से भी आप चाहे तो ये परचेज कर सकते हैं। एमडी कंप्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। यहाँ पे भी आप कुछ इसके डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी का दिया हुआ है जो कि हम लोग का रैम होने वाला है। आप यहाँ पे 2 वो DDR4 यूज़ कर सकते हैं और जो इसमें मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं वो है 64 GB तक की आप इसमें रैम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं रैम की बात करूँ तो गेमिंग के लिए आपका सिस्टम में एटलीस्ट 16 GB की रैम होनी चाहिए, या तो आप 8+8 2 GB की रैम यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो एक सिंगल 16 GB की रैम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक 16 GB की रैम है जो कि कॉर्सेर कंपनी की तरफ से आती है, जो कि DDR4 है और ये 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक यहाँ पे शो किया गया है। इसका मतलब कि जो हम लोग का DDR4 रहता है वो 3200 तक में रहता है। उसके बाद अगर आपको उससे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 3600 तक, और यहाँ पे C18 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये जो नंबर है C18 जितना कम रहती है उतनी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी और इसको आप ओवरक्लॉक करके 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक में इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो 3500 है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि XPG की तरफ से अडाटा गेमिंग D30 जो कि DDR4 है। ये भी आपको 16 GB देखने को मिलती है और इसमें आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। आप चाहे तो इसको भी ओवरक्लॉक करके 3500 3600 तक यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे कंपनी ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको एक नॉर्मल 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम चाहिए जो कि थोड़ा देखने में काफ़ी कूल लुक के साथ आती है, और यहाँ पे इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है। यानी तो आप इस तरह के भी रैम के साथ जा सकते हैं जो कि आपको थोड़ा प्रीमियम बट उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम लोग का मदरबोर्ड है उसमें आपको एक M.2 NVMe Gen 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे 500 GB की क्रूसेल की SSD यूज़ कर सकते हैं जिसका प्राइस 3000 है। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप इसी का 1 TB वर्जन के साथ जाइए, यहाँ पे आपको प्राइस भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 500 GB का स्टोरेज है उसकी प्राइस 3000 है और उसके अकॉर्डिंग जो 1 TB होनी चाहिए थी उसकी प्राइस 6000 होती, बट यहाँ पे आपको 5500 तक में देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 1 TB के साथ ही जाएँ। तो बहुत सारे ऐसे गेम है जिसकी साइज काफ़ी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो हम लोग का GTA 5 गेम है वो खुद में 100 GB का साइज कंज्यूम करता है। बट अगर आपका बजट कम है तो आप 500 GB के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो मदरबोर्ड है उसमें आपको SATA पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आप SATA SSD भी अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। अगर आपको NVMe और SATA SSD में डिफरेंस जानना है तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग के PC में जितना भी कंपोनेंट रहता है उन सभी को पावर का जरूरत रहता है और पावर के लिए हम लोग पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 550 वाट का पावर सप्लाई यूज़ किया है जो कि ATX 3.1 को सपोर्टेड है और ये 18+ ब्रोंज सर्टिफाइड भी है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 550 वाट के पावर सप्लाई के साथ ही जाएँ। इसका रीज़न आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा। यहाँ पे आप इसके प्राइस देख सकते हैं जो कि 4314, बट अगर आप इसको मोडेक्स कंप्यूटर से परचेज करते हैं तो वहाँ पे इसकी प्राइस थोड़ी आपको कम देखने को पड़ती है। और मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस पावर सप्लाई के साथ जाएं या कोई भी पावर सप्लाई के साथ जाएं, आप एक रेप्यूटेड ब्रांड के साथ ही जाएं और उसमें आप ये जरूर चेक कर लें कि जो उसमें सर्टिफिकेशन मिले, जैसे कि इसमें 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड है, प्लस इसमें 5 साल की वारंटी भी है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी को जो पावर सप्लाई मिलेगी वो इसके थ्रू ही मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं कि गलत पावर सप्लाई के कारण जो हम लोग का PC का कंपोनेंट है वो कई बार जल चुका है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे कंपनी की और एक अच्छा पावर सप्लाई ही यूज़ करें। नेक्स्ट अगर मैं कूलर की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये इंटेल का प्रोसेसर i5 12400F, इसमें आपको बॉक्स के अंदर ही एक कूलर देखने को मिलते ही है। बट अगर आप इसके अलावा भी एक अलग से कूलर लेना चाहते हैं कि ताकि आपका CPU ठंडा रहे, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कूलर है जो आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक एंटेक e-स्पोर्ट का कूलर है जिसमें आपको 2 फैंस देखने को मिलती है और ये 120 mm का डुअल टावर CPU एयर कूलर है। आपको इससे कम दाम में भी देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एंटेक्स की तरफ से आने वाला है जो कि 1500 है, बट इसमें आपको सिर्फ एक ही फैन देखने को मिलती है। और आप और सस्ते में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1190 ये डीपकूल की तरफ से आने वाली है, बट इसमें जो इसका फ़ैन है वो 92 mm का है। तो यहाँ पे अगर कोई आप एक्सटर्नल कूलर यूज़ करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको प्रोसेसर बताया उसके लिए कोई भी आपको लिक्विड कूलर की ज़रूरत नहीं है, आप एक एयर कूलर के साथ जा सकते हैं जो कि एक अच्छी कंपनी की तरफ से आता हो। और नेक्स्ट
जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है वो होने वाला है ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि ये पीसी हम लोग गेमिंग के नज़रिए से बनाने वाले हैं और गेमिंग के लिए एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड आपके सिस्टम में होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है MSI की तरफ से आने वाला RTX 4060, जो कि आपको 8 GB के साथ मिलता है और ये ओवरक्लॉक वर्जन है। और इसका डिटेल में आप देख सकते हैं कि जिसका मिनिमम सिस्टम का पावर रिक्वायरमेंट है जो कि वाट में वो 550 वाट है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एटलीस्ट 550 वाट के साथ जाएं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने वाले वो है 4060 और इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 550 वाट का पावर सप्लाई। और यहाँ पे आप इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं जो कि 190 mm, जो कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट होने वाला है। और इस ग्राफिक्स कार्ड को जो सेलेक्ट करने का मेरा जो रीज़न है वो है एनवीडिया की तरफ से आने वाला उनका DLSS 3rd जनरेशन। अगर मैं 40 सीरीज़ की बात करूँ तो उसमें जो सबसे बॉटम में आता है वो है RTX 4060। तो इसलिए मैंने यहाँ पे RTX 4060 को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका जो DLSS टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अभी के मार्केट में जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया के सबसे एडवांस में चल रहा है, इसलिए मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड को ही सेलेक्ट किया है। और लास्ट में यहाँ पे कैबिनेट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, जो कि आपको 1000, 1500, 2000 तक में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो हम लोग का मदरबोर्ड था वो था माइक्रो ATX, तो ये भी माइक्रो ATX को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और ये सारे के पोर्ट हम लोग के मदरबोर्ड में भी अवेलेबल है। आप जो भी कैबिनेट लेंगे उसमें आपको एक चीज़ चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे कूलर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसमें आप एक 280 mm के लिक्विड कूलर यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो 160 mm के टॉल एयर कूलर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी एयर कूलर थे, जैसे कि यहाँ पे 92 mm का एयर कूलर, 120 mm का एयर कूलर, और उसी तरह जो भी आप लिक्विड कूलर अगर यूज़ करते हैं, अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा हाई-फाई है तो उसमें आप 280 mm के लिक्विड कूलर तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है केस खरीदते समय। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट का कंपैरिजन की बात करूँ तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है nanoreview.net, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है CPU और ग्राफिक्स कार्ड का। जैसे हम लोग CPU में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन में हम लिख लेते हैं 12400F, जो कि हम लोग के आगे इंटेल कोर i5 12400F। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग एक प्रोसेसर को देख लें, फॉर एग्जांपल का तो यहाँ पे AMD का 5000 सीरीज़ का 5600X, इसका भी अमेजोन में प्राइस है 14000। तो हम लोग यहाँ पर अगर लिख लेते हैं 5600X, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली कंपेयर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, परफॉर्मेंस डिफरेंस, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो i5 12400F है वो सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही केस में 5600 से ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आपको उसका पावर कंजप्शन, यहाँ पे नीचे में आपको कुछ की डिफरेंस भी देखने को मिल जाएंगे कि दोनों ही प्रोसेसर में आखिर डिफरेंस क्या क्या है। और यहाँ पे आप प्राइस डिफरेंस भी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे Cinebench R23 के यहाँ पे सारे नंबर्स दिए गए हैं, जिसके कारण आप किसी भी दूसरे प्रोसेसर से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और कंपैरिजन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक लैपटॉप ले लेता हूँ जिसमें लगा हुआ है i7 12th जनरेशन का 12650H। 12650H को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं 12650H, इसी यहाँ पे आ गया इंटेल कोर i7 12650H, जो कि हम लोग का इस लैपटॉप में भी लगा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। जो i7 12650H है, जो कि एक लैपटॉप प्रोसेसर है, वो हम लोग का i5 12400F से ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप उसके कुछ की डिफरेंस और कौन कौन से ऐसे लैपटॉप है जिसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पे Cinebench R23 के यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं, जो कि हम लोग का लैपटॉप का प्रोसेसर है वो 4% ज़्यादा पावरफुल है, सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में 18% ज़्यादा पावरफुल है। इसी तरह के आपको और भी यहाँ पे नीचे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है ग्राफिक्स कार्ड का। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड जो मैंने यूज़ किया था वो था RTX 4060। यहाँ पे मैं RTX 4060 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो इस लैपटॉप में हम लोग को ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है वो है RTX 4050। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं RTX 4050 से, यहाँ पे देख सकते हैं जो NVIDIA GeForce RTX 4050 लैपटॉप एडिशन के यहाँ पे आ चुका है। हम लोग इसको जैसे कंपेयर करेंगे
यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा किसका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा है। RTX 4060 का परफॉर्मेंस RTX 4050 जो लैपटॉप है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस है। और इसी तरह आपको की डिफरेंस और नीचे इसके जितने भी बेंचमार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ कि RTX 4060, बट यहाँ पे अगर मैं लैपटॉप एडिशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैपटॉप का RTX 4060 है वो एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड RTX 4060 जो डेस्कटॉप के लिए आता है उससे वो कम पावरफुल है। यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जो हम लोग का PC बिल्ड का प्राइस होने वाला है वो होने वाला है लगभग 63,100, यानी कि अंडर 65,000। अगर हम लोग इस बिल्ड को लैपटॉप से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान रखनी है। अगर हम लोग लैपटॉप की बात करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें एडिशनली आपको देखने को मिलती है, जैसे कि उसमें आपको ऑलरेडी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस पैड, वाईफाई, ये सब चीज़ आपको पहले से उसमें मिल जाती है। मगर जो हम लोग का जो PC बिल्ड हुआ है उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। और आप अभी के समय में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉनिटर लेते हैं उसकी प्राइस आपको 8 से 10,000 पड़ जाएगी। एक माउस और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन आपको लगभग 1200 to 1500 पड़ जाएगा। प्लस आपको अपने डेस्कटॉप के लिए एक PSU भी परचेज करना पड़ेगा जिसकी प्राइस आपको 3000 से लेकर 7000 तक के बीच आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मोबाइल, लैपटॉप, PC इन सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन सब से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको या तो कमेंट करके बता दूंगा, नहीं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के दे दूंगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।